Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी। तो ये सरफेस टेंशन अब तक देखा था। अब देखेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा। जैसे ये कोई द्रव है, तो इसका जो ये है ये पृष्ठ कहलाएगा सरफेस। सरफेस यानी ऊपर का तल, सरफेस ये कहलाएगा। तो इसके जो पृष्ठ में एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है। यहाँ जैसे कोई मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो इसकी जो पृष्ठ पर जो मॉलिक्यूल है उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो उसी एनर्जी को हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। हमने ये देखा सरफेस टेंशन में कि ये मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से यानी पड़ोसी अणुओं के द्वारा आपस में बंधा हुआ है चारों तरफ से। और अगर बात करें इसके तल पर जो स्थित मॉलिक्यूल है, वो केवल इधर 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 और इधर इधर बढ़ा हुआ है। तो इसकी एनर्जी अधिक होगी या इसकी एनर्जी अधिक होगी, ये देखना है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जैसे ये द्रव के बीच में कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके चारों ओर जो भी अणु हैं वो इसको इस तरह से बाइंड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। और जो तल का अणु है इसको एक तो ये पकड़े हुए है, एक ये पकड़े हुए है, एक ये और एक ये, इस ये पोजीशन है। ठीक है। तो अब हम एनर्जी देखते हैं कि किसकी अधिक होती है। देखिए, अब ये बाइंड किया हुआ मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल पर विचार करें तो इसमें एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इस द्रव से इस मॉलिक्यूल को, बीच वाले को अगर आइसोलेट करना चाहे, अलग करना चाहे, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन अणुओं ने पकड़ रखा है। जब देनी पड़ेगी तो इसकी एनर्जी को जीरो करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। आइसोलेट का मतलब इससे अलग करने के लिए, इन सारे अणुओं के बंधन से मुक्त करने के लिए, दैट मीन्स इसकी एनर्जी जीरो करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बाइंड बंद कर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी है। मान लेते हैं इसकी नेगेटिव एनर्जी E1 है। अब इसको देखें, इसको अगर हमें आइसोलेट करना है, यानी दैट E इज इक्वल टू जीरो, इसको अगर हमें इसकी एनर्जी जीरो करनी है, इसको द्रव से अलग करना है, तो इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें कम। इसका मतलब है कि इसको हमने E2 एनर्जी दी, इसको हमने E1 एनर्जी दी, क्योंकि जितना पकड़े हैं उतना ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो E1 एनर्जी देनी पड़ी। तो ये अधिक फोर्स से पकड़ा हुआ है। इसको सपोज करो 10 न्यूटन के बल से ये खींचा हुआ है, ये 5 न्यूटन के बल से खींचा हुआ है, तो इसको 10 न्यूटन ही, या इसको जूल मान लीजिए, 10 जूल एनर्जी की जरूरत है और इसको 5 जूल एनर्जी की जरूरत है। तो इसमें ये नेगेटिव है। यहाँ पर अगर पोजीशन में इसको अलग करने के लिए इनकी आवश्यकता है, तो इसी में अगर रहने दिया जाए तो इस पोजीशन में ये -10 है, ये -5 है, नेगेटिव एनर्जी है। तो बड़ा कौन हुआ? -5। अतः द्रव के जो पृष्ठ पर अणु है उसकी ऊर्जा अधिक होती है बमुकाबले द्रव के अंदर वाले अणु से। एक कंसेप्ट तो ये है। अब दूसरा, तो पृष्ठ में जब कोई भी पृष्ठ, द्रव का जो पृष्ठ है, जब इसका आकार अगर हम बढ़ाएं, तो सरफेस टेंशन क्या कहता है
कि अपने आकार को मिनिमाइज करना चाहता है। सरफेस टेंशन के कारण कोई भी लिक्विड, जैसे पानी की जो बूंद है, वो गोल अवस्था में होती है, छोटी बूंद। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। ये सरफेस टेंशन अपने एनर्जी को मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट का एक लॉ है, साम्यावस्था का एक नियम है कि कोई भी चीज कब स्टेबल हो सकती है। स्टेबिलिटी जब धारण करती है जब कम से कम ऊर्जा उसके पास रहे। तो जब पानी का तल है, जब तल के पास हाई एनर्जी वाले, हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, तो इसको वो क्या करेगा, इस पृष्ठ को कम करना चाहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम रहेगी। जितने मॉलिक्यूल कम होंगे उतना ही एनर्जी कम रहेगी। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में साम्यावस्था में आने के लिए इस पृष्ठ को सिकोड़ता है, अपना कम करने की कोशिश करता है, और दिए हुए आयतन के लिए, यानी कि एक निश्चित अमाउंट के लिए, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जो भी जितनी भी शेप है, उनमें सबसे कम सरफेस, कर्व सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का होता है, गोले का होता है। इसलिए ये बूंद गोलीय रूप में होती है, छोटी बूंद। बड़ी बूंद गोलीय रूप में नहीं होगी। उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। दरअसल दो फोर्स यहां पर लगते हैं, एक लगता है सरफेस टेंशन और एक लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सरफेस टेंशन, छोटी बूंद के लिए सरफेस टेंशन का मान अधिक होता है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पर। तो छोटी बूंद का मास कम होता है तो सरफेस टेंशन अधिक होता है। तो ये बड़ा होता है तो इसका, ये चाहेगा अपने पृष्ठ को कम से कम करना, तो बूंद गोल हो जाती है। अगर इसमें और भी ड्रॉप मिला दी जाए छोटी छोटी, तो एक बड़ी बूंद गोल नहीं होगी, थोड़ा इलिप्टिकल हो जाएगी और फैल जाएगी। क्योंकि यहाँ द्रव्यमान बढ़ने से इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन कम रह जाता है, इसलिए बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। इसका कॉज तो ये है सरफेस टेंशन का। ठीक है, अब आते हैं पृष्ठ ऊर्जा पर। तो पृष्ठ में एक ऊर्जा होती है, जब ये अपने तल को सिकोड़ना चाहता है, कम करना चाहता है सरफेस टेंशन के कारण, तो यहां से एक मॉलिक्यूल इधर ऊपर जाएगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के जाएगा। कब जा सकता है? तब इससे बाहर, तब इसको बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए। तो बाहर से जब एनर्जी मिलेगी तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर पहले से इधर साइड में, इधर साइड में और इधर साइड में फोर्स लगे हुए हैं। तो ये जब फोर्स लगे हुए हैं तो ये इसको डी एक्सीलरेट कर देता है, मंदित कर देता है इस वाले मॉलिक्यूल को, ये वाले मॉलिक्यूल जब मंदित कर देंगे तो इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा, और फिर हीट कन्वर्जन होगी और एटमॉस्फेयर से ये हीट लेकर के अपने पहले वाले टेम्परेचर को गेन कर लेगा। इस तरह से द्रव के पृष्ठ में एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। अब इसको इस बात से समझते हैं कितनी होती है। देखिए, एक रेक्टेंगल टाइप का फ्रेम लेते हैं और इसको, यहां पर एक स्लाइडिंग वायर है और इस पूरे वायर के फ्रेम को हम साबुन के घोल में डुबो देते हैं। तो ये साबुन का घोल है, तो एक फिल्म बन जाएगी इसके ऊपर, साबुन की एक फिल्म बन जाएगी इस तरह से, और ये स्लाइडिंग वायर है। तो जब फिल्म बन जाएगी तो इसका सरफेस टेंशन हम मानते हैं कि टी है। तो सरफेस टेंशन के कारण ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, एफ। और सरफेस टेंशन के कारण लगेगा, इसलिए हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एल इस तार की लंबाई है स्लाइडिंग वायर की,
जो कि फिल्म की लंबाई के बराबर है। T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी एल। ये इतना फोर्स ऊपर को लगेगा ये सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सरफेस टेंशन क्या करता है कि अपने पृष्ठ को कम से कम करने की कोशिश करता है, तो ऊपर को फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, तार पर एक विचार करें कि ये जो एक लेयर ये है जो दिख रही है, एक इसके जस्ट पीछे होगी जो दिख नहीं रही है, तो वो भी उतना ही फोर्स लगाएगी। उसके कारण टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 2TL या T इंटू 2L। ये फोर्स हो जाएगा। कितना फोर्स? अगर इसी के सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा करके, क्योंकि इसने अभी क्या है, फिल्म थी यहां तक, इसने सरफेस टेंशन के कारण इतना एरिया रिड्यूस कर दिया। अब हम इतना ही फोर्स लगा करके अगर इसको नीचे की ओर खींचे, तो ये इतने एरिया पर यहां वापस से आ जाएगा स्लाइडिंग वायर। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन के बराबर हम फोर्स लगा देते हैं तो ये अपनी पूर्ण पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। पहले यही था स्लाइडिंग वायर, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर था स्लाइडिंग वायर, और सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगा उसने ऊपर को खींच लिया, और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस इसकी ऊपर को खींच लिया। तो अगर हम इतना ही फोर्स इधर को लगाएं तो ये वापस से यहाँ आ जाना चाहिए पहले वाली इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन W क्या होता है, F इंटू एक्स डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है, क्योंकि बल और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 हो गई। और W हो जाएगा, F का वैल्यू है T इंटू 2L इंटू एक्स डेल्टा एक्स। हाँ जी, तो ये W हो जाएगा F इंटू डेल्टा एक्स, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स हुआ है, और F की वैल्यू 2 इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। तो W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, यहां पर लिखेंगे क्योंकि 2L इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए। जो फिल्म है साबुन की, उसके दोनों साइड में, मतलब फ्रंट में और बैक में, दोनों साइड में जो एरिया का जो चेंज है, जो डेल्टा ए है, मतलब क्षेत्रफल का जो परिवर्तन है, वो ये है डेल्टा ए। और टी हो जाएगा W अपॉन डेल्टा ए, ये सरफेस टेंशन है कार्य के पदों में। और इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 देन टी इज इक्वल टू W, अर्थात सरफेस टेंशन उस कार्य के बराबर होगा जो कि फिल्म के कुल क्षेत्रफल, कुल एकांक क्षेत्रफल को एक्सेस करने में जो कार्य किया जाएगा, ये है आपका सरफेस टेंशन। ये T इक्वल टू W अपॉन ए के अकॉर्डिंग, तो इसका यूनिट ये भी हो सकता है जूल पर मीटर स्क्वायर, जैसे इसके अकॉर्डिंग था न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का, और ये भी हो सकता है जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये है वर्क डन, सरफेस एनर्जी बताई दी, और ये वर्क डन है जो एफ फोर्स द्वारा कृत कार्य कितना होगा, वर्क डन बाई अप्लाइंग द फोर्स एफ। Thank you.